हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे 6 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिनमें हम लोग चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी के बारे में, आईपीएल के प्रसारण पर किस देश ने बैन लगाया है उनके बारे में चर्चा करेंगे, न्यू जर्सी में भारतीय मूल के महापौर कौन बने उनके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कन्नन पंटाबी के निधन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा। तो नासा ने अपने सबसे बड़ा जो पुस्तकालय था उसको स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। तो नासा ने मैरीलैंड स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर को, सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जो थी, उसको बंद करने का निर्णय लिया है। 1959 से संचालित इस लाइब्रेरी में 1 लाख से अधिक पुस्तकें थी और यह फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्गठन के लिए लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर हमने क्या देखा था। पीएम मोदी के द्वारा 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन कहां पर, वाराणसी में किया गया। इस पॉइंट पर हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 जनवरी को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यूएई पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान देखा जाए भारत यूएई द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। आगे देखें, मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल 3 जनवरी से 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आए हुए हैं। खास बात यह है कि विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है और यहाँ पर देखा जाए गेस्ट ऑफ मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। आगे देखें, भारतीय सेना ने इजराइल के साथ 293 करोड़ रुपए की रक्षा डील पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत होगा क्या कि 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाए जाएंगे। आगे देखें, तजिंदर सिंह 1 जनवरी को दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं, तजिंदर सिंह, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था इस पॉइंट को। आगे देखें, निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डेल्सी रोड्रिग्स है इनको राष्ट्रपति बनाने का निर्देश दिया गया है। पहले जो डेल्सी रोड्रिग्स है ये विदेश मंत्री और संचार मंत्री रह चुकी हैं। आगे देखें, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता के द्वारा 3 जनवरी को लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया गया और खास बात यह थी कि इस पॉलिसी के अंतर्गत जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने का प्रोत्साहन, यहाँ पर 4% आरक्षण और खेल प्रोत्साहन देने का निर्णय भी लिया गया था, ठीक है। फिर अगले पॉइंट हमने देखा था डकार रैली 2026 के बारे में। यहाँ पर देखिए, संजय टाकले जो थे ग्रुप एच श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया था और इसी के साथ देखा जाए भारत का नाम रोशन कर दिया इन्होंने, ठीक है, और साथ ही साथ जो कार कैटेगरी थी उसमें 35वां स्थान हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। आगे देखें, जो पश्चिम अफ्रीकी देश है गिनी के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, याद रखिएगा, जो मामादी डुम्बोया जो है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है और ये जो प्रतिबंध है सितंबर 2026 से लागू हो सकता है। 15 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको माता पिता के अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर उपयोग अब वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर हमने चर्चा किया था नवंबर 2025 में भारत में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब से अधिक हो गई है। यह डिजिटल इंडिया और इंटरनेट विस्तार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। खास बात यह है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जो हुई है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई है। आगे चर्चा करें, आयरलैंड में पुरातत्वविदों के द्वारा 3700 से 800 ईसा पूर्व के बीच में एक विशाल प्रागैतिहासिक शहर जो है ये मिला है और खास बात ये हो जाती है कि इस शहर में देखा जाए 600 घर के अवशेष भी पाए गए हैं। चलिए, पिछले वीडियो हमने देखा था राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में। याद रखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार भी 5 जनवरी को मनाया गया। इसका उद्देश्य पक्षी संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें विश्व ब्रेल दिवस के बारे में। तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस जो होता है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि के महत्व को सम्मान को समर्पित है। अब चलिए हम चर्चा करते हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 6 जनवरी के उन पर। सबसे पहली खबर क्या है, यहाँ पर देखा जाए पीएम मोदी के जो भाषण थे, स्वतंत्रता दिवस के भाषण 2014 से 2025 तक के, उन पर एक किताब लिखी गई। उस किताब का नाम क्या है, खतबात ए मोदी लाल किला के फसील से, ठीक है, खतबात ए मोदी लाल किला के फसील से। इस पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखें 2014 से 2025 तक के पीएम मोदी के द्वारा जो स्वतंत्रता दिवस के भाषण है उन भाषण पर आधारित है ये पुस्तक। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि पुस्तक में अंत्योदय, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है और खास बात यह है कि उर्दू भाषा में प्रकाशित है ये पुस्तक। ये जो पुस्तक है ये उर्दू भाषा में अनुदित है और
उर्दू भाषा के राष्ट्रीय संवर्धन परिषद के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करें भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक के बारे में। तो भुगतान नियामक बोर्ड की जो पहली बैठक है ये 5 जनवरी को मुंबई में इसका आयोजन किया गया और ये बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? संजय मल्होत्रा के द्वारा की गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत 9 मई को इस बोर्ड का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में पहली जो ब्रेल लाइब्रेरी है ये खुल गई है, पहली ब्रेल लाइब्रेरी। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए 4 जनवरी को, कब? 4 जनवरी को, 4 जनवरी को राज्य की पहली ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर देखा जाए जो इस यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है वहीं के फर्स्ट फ्लोर पर इस ब्रेल लाइब्रेरी की स्टार्ट किया गया है। लाइब्रेरी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित 4000 से अधिक किताबें रखी गई हैं और जहां यूनिवर्सिटी में ब्रेल प्रेस के द्वारा इनको पब्लिश किया गया है। खास बात यह है कि रीडिंग के लिए एक साथ 150 स्टूडेंट एक साथ बैठ सकते हैं। रीडिंग हॉल जो है, रीडिंग हॉल में एक साथ 150 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। आगे देखें, ये ब्रेल लाइब्रेरी राज्य की पहली लाइब्रेरी है। 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है, इसी मौके पर इसका उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, आपको बताना यह है कि जो ब्रेल दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कब इसकी शुरुआत की गई, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखें, जोहान्सबर्ग में स्थापित हुई दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये नीलकंठ वर्णी की है। ठीक है, नीलकंठ वर्णी की है। यहाँ पर देखा जाए जोहान्सबर्ग के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में 42 फीट ऊंची नीलकंठ वर्णी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है और योग मुद्रा में बनी हुई है। योग मुद्रा कौन सी है? परीक्षा में पूछ रहे तो वृक्षासन। कौन सी? वृक्षासन योग मुद्रा। आगे देखें, यह प्रतिमा भगवान स्वामी नारायण के किशोरावस्था के प्रतीक नीलकंठ वर्णी को दर्शाती है, जिसका लोकार्पण वरिष्ठ संत स्वयं प्रकाश स्वामी के द्वारा किया गया है। यह प्रतिमा करीब 20 टन वजनी है और तांबे पीतल से बनी हुई है। अगली खबर पर चर्चा करें न्यू जर्सी के पहले भारतीय मूल के महापौर के बारे में। तो पहले भारतीय मूल के महापौर कौन बन गए हैं? पुलकित देसाई बन गए हैं। यहाँ पर देखा जाए भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी पुलकित देसाई न्यू जर्सी के पर्सिपनी टाउनशिप के महापौर पद की इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुभवी पर्सिपनी के पहले भारतीय अमेरिकी महापौर बन गए हैं पुलकित देसाई। आगे चर्चा करें, पहले स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप कमीशन किया गया। अब ये जो समुद्र प्रताप है ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, याद रखिएगा, प्रदूषण नियंत्रण पोत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 5 जनवरी को गोवा में पहले स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया है। यह प्रदूषण को कंट्रोल करता है। यहाँ पर देखें 4200 टन वजनी इस जहाज की स्पीड कितनी है? 22 नॉटिकल मील यहाँ पर इस जहाज की स्पीड है। ठीक है, स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अशोक कुमार भामा की कमान वाली इस शिप में 14 अधिकारियों सहित 115 जवान सम्मिलित होंगे। खास बात यह है कि पहली बार 2 महिला अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। महिला अधिकारियों को पायलट, ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक ऑफिसर जैसी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अगली खबर पर चर्चा करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 जनवरी से 7 दिवसीय फ्रांस और लग्जमबर्ग दौरे पर हैं। यहाँ पर देखा जाए इस दौरे पर वे 31वें फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस के गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर संबोधित करेंगे। साथ ही साथ पेरिस में फ्रांसीसी लीडर से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वे लग्जमबर्ग के दौरे पर जाएंगे, जहां पर डिप्टी PM जेवियर बेटल के साथ बातचीत करेंगे। अगली खबर देखें, आयुष मंत्रालय के द्वारा ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आयुष मंत्रालय ने 4 जनवरी को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मेडिकल हेल्थ और दवाइयों को लेकर एग्रीमेंट को मंजूरी प्रदान की है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक आयुष और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में 6.11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां पर देखा जाए ये एक्सपोर्ट साल 2023, ठीक है, साल 2023-24 में 649.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में देखा जाए तो ये कितना हो गया है? 688.89 मिलियन डॉलर हो गया है। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 2022 में की गई थी, जो आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। यहाँ पर देखा जाए ये काउंसिल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध सेवा, रिंपा, होम्योपैथी तथा अन्य भारतीय पारंपरिक मेडिकल प्रणालियां हैं उनसे संबंधित उत्पादों और सेवाओं का एक्सपोर्ट करता है। यहां पर देखा जाए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के एपेक्स कोर्ट के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के एपेक्स कोर्ट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने 5 जनवरी को इस समझौते की जानकारी दी। यहां पर देखा जाए इस MOU के तहत भूटान के 2 लॉ क्लर्क 3 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर देखें इसमें क्लर्कों के आने का खर्च सरकार उठाएगी और भारतीय कानून के मुताबिक सैलरी भी इनको प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि इस
इस जो एमओयू है, इसका हस्ताक्षर जो किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देश एक दूसरे की कानून को समझना, दोनों देश एक दूसरे के कानून की जो समझ है उसको किस प्रकार से विकसित किया जाएगा, उसी पर यहाँ पर बात की जाएगी। आगे देखिए, बांग्लादेशी जो क्रिकेटर हैं मुस्तफिजुर रहमान, इनको आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर चर्चा करें तो 3 जनवरी को आईपीएल जो क्रिकेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, वहां से जो बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं मुस्तफिजुर रहमान, इनको टीम से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच टीम से इनकी हटाने की मांग उठ रही थी और बीसीसीआई के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। 5 जनवरी को बांग्लादेशी सरकार जो है, इसने देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। यहाँ पर देखा जाए, सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बीसीसीआई ने 26 मार्च से शुरू हो रही आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेट मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर करने का निर्णय लिया है। इसका कोई ठोस या तार्किक निर्णय नहीं था। उनके अनुसार, जो बांग्लादेश के प्रवक्ता है, उनके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि यह फैसला बांग्लादेश की जनता और जनता के लिए आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर विवाद हुआ है। उसके बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया। आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य ये हो जाता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ रुपए में इसको खरीदा था, मुस्तफिजुर रहमान को। चलिए आगे देखें, उस्मान ख्वाजा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस्मान ख्वाजा, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने वाले ये पहले मुस्लिम खिलाड़ी थे, उस्मान ख्वाजा। चर्चा कर लें, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो 2 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड 4 जनवरी से होने वाला जो 5वां एसएस टेस्ट था, वो उनका आखिरी मैच है। ठीक है, उस्मान ख्वाजा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वे ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वीनस विलियम्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। ठीक है, तो 2 जनवरी को टेनिस प्लेयर वीनस विलियम्स की ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऐलान किया है। खास बात यह हो जाता है कि 45 साल की वीनस विलियम्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अभी तक की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी होंगी। ठीक है, 18 जनवरी से इसके मैच, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसके मैच मेलबर्न में स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम क्या है? वीनस विलियम्स। चलिए अंत में देखें, अंत में हमारा अंतिम पॉइंट क्या है? कन्नन पंटाबी का निधन हो गया है। अब कन्नन पंटाबी जो थे, ये 4 जनवरी को मलयाली एक्टर और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव कन्नन पंटाबी का निधन हो गया। वो 61 साल के थे। चर्चा कर ले तो कन्नन पंटाबी एक्टर, फिल्म निर्माता मेजर रवि के भाई थे और उनकी कुछ प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं? पुली मुरुगन, ठीक है, पुली मुरुगन, अनंत भद्रम, ओडियाना, कीर्ति चक्र और 12वां आदमी, ये उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थी जिनमें उन्होंने अभिनय किया था। और ये है उनके, यहाँ पर देख सकते हैं आप उनकी फोटो, कन्नन पंटाबी का। ठीक है, तो ये रहे कुछ 6 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस करंट अफेयर में इतना ही। चलते चलते मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला तो सवाल ये है कि आयुष, ठीक है, आयुष का पूर्ण रूप आपको बताना है। पूर्ण रूप या फुल फॉर्म, आयुष का पूर्ण रूप बताइए। और आयुष से संबंधित एक सवाल आपसे पूछूंगा कि भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इन सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन 6 जनवरी के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर उनको यहीं पर समाहित किया गया है। इसके बाद आपको 7 और 8 जनवरी का करंट अफेयर मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। और इससे रिलेटेड जो MCQ हैं वो ऐप पर लगा दिए गए हैं, उनको जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी PDF भी कल आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारे PDF आपको कल ग्रुप में मिल जाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करते ही समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।